हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्प्रिंट पे आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको यूनियन बजट फॉर द ईयर 2022 टू 2023 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये बजट को समझना ना सिर्फ कठिन है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, उन्हीं का पूरा लेखा जोखा मैंने इन 25 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करने का एक प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बने रहें, जिससे कि आप पूरी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकें अपने एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 द इंडियन रेलवे हैज रिसीव्ड कैपिटल आउटले ऑफ, मतलब ये कि भारतीय रेल को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितने अमाउंट खर्च करने हैं। भारतीय रेल को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना पैसा खर्च करना है। तो देखिए, ऑलरेडी फैक्ट्स में मैंने इन चीज़ों को मेंशन कर रखा है। वो है आपका 2.45 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2.45 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंडियन रेलवे को बजट में कितने अमाउंट एलोकेट हुए हैं, तो बजट एलोकेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ आर डिफरेंट थिंग। आप दोनों के साथ कंफ्यूज मत होइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, बजट एलोकेशन क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन रेलवे को फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितनी बजट अमाउंट एलोकेट हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? टोटल बजट जो दिया गया है इंडियन रेलवे को वो है आपका 1,40,367.13 करोड़। 1,40,367.13 करोड़। ये क्या है? ये है बजट एलोकेशन। हमने क्या बताया आपको? हमने बताया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इस बार जो बजटरी अलॉटमेंट है इंडियन रेलवे के लिए, वो भी पिछले साल के बजट एलोकेशन से 27.5% ज़्यादा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल के लिए गवर्नमेंट ने प्लान करी है, वो भी पिछले साल की बनिस्बत हमारी 14% ज़्यादा है। मतलब एलोकेशन में 27.5% की वृद्धि हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 14% का बढ़ोतरी गवर्नमेंट ने निर्धारित करा है। तो ये आपको दोनों जानकारी आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हिच कॉन्सेप्ट विल बी पॉपुलराइज्ड टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन इन इंडियन रेलवे अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया है फॉर टू हेल्प द लोकल बिजनेस एंड द सप्लाई चेन इन द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम को, कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है इस बार, जिससे कि लोकल बिजनेस को प्रमोशन मिल सके, आपकी लोकल प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, लोकल सप्लाई चेन सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो वो कौन सा प्रपोजल है गवर्नमेंट का? तो चार ऑप्शन है, 1 स्टेशन 1 टिकट, 1 स्टेशन 1 कार्ड, 1 स्टेशन 1 मेट्रो, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ने ये फाइनलाइज किया है कि हर एक स्टेशन के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट होंगी, जो न सिर्फ उनके लोकल बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, जबकि हमारे सप्लाई चेन सिस्टम को भी बहुत आगे लेके जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे रेलवे के एक्सपेंशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 नेशन 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट will be popularized to help local business and supply chain as per
बजट स्पीच बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन अनाउंस्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 years। मतलब आने वाले 3 साल में कितने नए वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रपोजल गवर्नमेंट ने इस बजट में प्लान किया है। आपको पता है ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये एक ज़्यादा कंफर्टेबल मोर लग्जरियस ट्रेन है जिससे कि हम यात्रियों को ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। तो गवर्नमेंट ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव रखा है, तो उसका आंसर क्या है 400। कितने कि 400 नए वंदे भारत ट्रेन भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि हम आने वाले 3 वित्तीय वर्ष में चलाएंगे, जिससे कि हम लोग इंडियन रेलवे को एक नई ऊंचाई पे लेके जाके सकें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी किलोमीटर्स नेशनल हाईवे नेटवर्क will be expanded for the financial year 2022-2023। मीन्स इंडियन नेशनल हाईवे नेटवर्क को कितना और ज़्यादा किलोमीटर बढ़ाने का गवर्नमेंट ने बजट 2022-23 में प्लान किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि हम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 25,000 किलोमीटर और ज़्यादा नेशनल हाईवे नेटवर्क को अपग्रेड करेंगे। में जितनी हमारी नेशनल हाईवे की नेटवर्क है उसमें हम लोग 25,000 किलोमीटर रोड का और एडिशन करेंगे। मतलब कि 25,000 किलोमीटर और सारा रोड आपको बनाना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानकारी में मैं बता दूं। देखिए क्या लिखा है हमने, द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू बिल्ड 25,000 किलोमीटर highway next facial at all time high pace of 68 km per day compared with 37 km per day। मतलब कि पहले जो 2021-22 की जो गवर्नमेंट की प्रपोजल थी उसमें हम लोग 27 किलोमीटर रोड एक दिन में बनाने का लक्ष्य रखा था। इस बार हमने क्या लक्ष्य रखा है कि हमें एक दिन में 68 किलोमीटर नए रोड का निर्माण करना है और टोटल कितना करना है 25,000 किलोमीटर करना है। तो हमारा ये जो पूरा नेशनल हाईवे का नेटवर्क हो जाएगा ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा और 25,000 किलोमीटर, जरा सोचिए आप, ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तो दैट मच ऑफ लेंथ ऑफ द रोड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल हाईवे नेटवर्क, और जिसमें गवर्नमेंट ने ये निर्धारित करी है कि हमें 68 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बनानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी टेकन अंडर व्हिच स्कीम इन हिली एरिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल ये प्लान किया है कि हमें नेशनल रोपवे डेवलपमेंट को अपग्रेड करना है। जो हमारे हिली एरियाज में रोड बनाने इतने आसान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो गवर्नमेंट ने इस साल ये प्लान किया है कि हमें वहाँ पे रोपवे का डेवलपमेंट करना है, और जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये मोस्टली हिली एरियाज़ में किए जाने हैं, जिसमें हमारे हिली एरियाज़ कौन कौन से हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जिसको आप PPP मोड पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये किस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने प्लान किया है, वो है आपका पर्वतमाला प्रोजेक्ट। मीन्स पर्वतमाला स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि हमें देश में 6 नए रोपवे डेवलपमेंट को कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच अमाउंट एलोकेटेड for providing access to tap water to 3.8 crore household during financial year 2022-2023 under हर घर जल मिशन। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर घर जल मिशन के अंतर्गत 3.8 करोड़ लोगों को
नल से पानी पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो लक्ष्य हर घर जल मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है फॉर द 3.8 करोड़ ऑफ द पीपल, उसके लिए कितनी बजट में एलोकेशन की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जल जीवन हरियाली मिशन भी कह सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि जल जीवन हरियाली मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी बजटरी अमाउंट का एलोकेशन किया है, जिससे कि आपके घरों तक स्वच्छ पानी पहुंच सके नलों के माध्यम से। टैप वाटर की बात कर रहे हैं। देखिए कुछ क्या लिखा हुआ है हमारे फैक्ट्स में कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ₹60,000 करोड़ फॉर प्रोवाइडिंग access to tap water to 3.8 करोड़ हाउस होल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड 2023। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो जाएगा बी कि 60,000 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेशन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम जल जीवन हरियाली मिशन के लिए यूज करेंगे, जिससे कि 3.8 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल उसके घर तक नल के माध्यम से पहुंच सके। ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है गवर्नमेंट का। और इसके लिए अलॉटमेंट भी देखिए आप 60,000 करोड़। याद कैसे रखेंगे आप? स्वच्छ जल से आप 6 को रिलेट कर सकते हैं, तो 60,000 करोड़। चलिए अगली क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीएम अनाउंस्ड एलोकेशन ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर पीएम आवास योजना। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का पीएम आवास योजना एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि हमें हर देश की नागरिक को अपना पक्का मकान प्रोवाइड करना है। तो उसको उन्होंने क्या किया? पीएम आवास योजना का नाम दिया है। तो ये सवाल पूछा गया है कि पीएम आवास योजना के लिए कितना अमाउंट गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है। तो कितना अमाउंट गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है? वह आपका 48,000 करोड़ मीन्स 48,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं फॉर द पीएम आवास योजना। देखिए आपके एग्जामिनेशंस में ना जितने सारे स्कीम्स हैं उसमें बजटरी अलॉटमेंट क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीएम आवास योजना हो गया, जल जीवन हरियाली मिशन हो गया, मनरेगा हो गया, उसके बाद पीएम किसान योजना है, उसके बाद जो हमारी प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए तो हम लोग पीएम किसान योजना को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे हेल्थ मिशन के लिए गवर्नमेंट ने कितने बजट का एलोकेशन किया है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी बजटरी अलॉटमेंट है। ये जितनी सारी एलोकेशंस हैं इन द बजट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जानकारी में होनी चाहिए और ये आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो पीएम आवास योजना के लिए, जिसको हम लोग पीएम जय योजना भी बोलते हैं, तो पीएम आवास योजना के लिए कितने अमाउंट एलोकेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? वो है आपका 48,000 करोड़ रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी कार्गो टर्मिनल्स विल बी डेवलप्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 years अंडर पीएम गति शक्ति योजना। मतलब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत कितने कार्गो टर्मिनल आने वाले 3 साल में डेवलप किए जाने हैं। अब ये कार्गो टर्मिनल क्यों बनाने हैं? आपको पता है कि कार्गो टर्मिनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स की जो सप्लाई है इसको हम लोग स्मूथ कर सके। मीन्स अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जो भी हमारा माल हमारे देश तक पहुंच रहा है उसको कस्टमर तक कैसे ईजिली हम लोग कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए कार्गो टर्मिनल्स बनाने का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन गति शक्ति के अंतर्गत किया है। ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि हमें 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 100। ये पूछा जाएगा आपसे कि कितने कार्गो टर्मिनल्स का प्लान गवर्नमेंट ने पीएम गति शक्ति स्कीम में किया है, तो वो कितने? 100। एडवांटेज क्या है ये कार्गो टर्मिनल्स बनाने का? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मोडल
लॉजिस्टिक फैसिलिटीज में, जिससे कि आप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस फॉर द कमिंग 3 years। ऐसा एलोकेशन हमारी गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फॉर विच रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ ₹44,605 करोड़ अनाउंस्ड। इस बार गवर्नमेंट का जो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बोलिए आप, वो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये प्लान कर लिया है कि हमें 44,605 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। किस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो वो है आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये हैं, इससे कम से कम केन बेतवा रिवर के अलोंग जो हमारी एरिया है, मतलब कम से कम 9 लाख हेक्टेयर एरिया को हम लोग इजीली इरिगेट कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, हमारी फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी, उस पूरे एरिया की प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा कम्प्लीटली। तो ये 44,605 करोड़ रुपए का एलोकेशन किस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने किया है? वह है केन बेतवा प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हमने 5 और नए रिवर लिंक को फाइनलाइज कर लिया। मतलब अपार्ट फ्रॉम केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, हमने 5 और नए डीपीआर बना लिए हैं जिन्हें हमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के साथ इंटरकनेक्ट करना है। तो वो 5 नए रिवर लिंक्स कौन कौन से हैं? वो है आपका दमन गंगा पिंजाल, दूसरा है आपका तापी नर्मदा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार एंड पेनार कावेरी। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि कितने इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। 5 की डीपीआर तैयार है, एक ऑलरेडी हो चुका है, टोटल 6 हो गए। केन बेतवा के लिए कितने अमाउंट फाइनलाइज किया गवर्नमेंट ने? वह है आपका 44,605 करोड़ रुपए। और ये जो अलग अलग 5 डीपीआर तैयार है, ये देश के अलग अलग हिस्सों में है, जिससे कि जो फ्लड का सिचुएशन है, वाटर डिस्प्यूट है, इन सारी चीज़ों को मिटिगेट किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर को और बूस्ट करे। ये सारी प्लान गवर्नमेंट ने इस बजट एलोकेशन में किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच रिडक्शन मेड इन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 18.5%। मतलब क्या है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन्हें एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना होता है। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कॉर्पोरेट अलग चीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग चीज़ है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमेशा एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ता है। तो उसमें गवर्नमेंट ने इस साल रिडक्शन किया है। पहले आपको 18.5% देने पड़ते थे, अब ये गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो 18.5% नहीं देने हैं। अब वो कितने देने हैं? अब देने हैं आपको 15%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रिडक्शन कितना किया गया है। वो रिडक्शन करके कर दिया गया है 15%। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो सरचार्ज था, उसमें भी रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपका इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, तो अब आपको जो सरचार्ज देने पड़ेंगे वो सिर्फ 7% देने पड़ेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। पहला कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कितना पे करना है आपको, वो 15%। पहले कितना पे करना था? 18.5%। तो ये लगभग 2.5-3% का जो रिडक्शन हुआ है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस को बूस्ट करने वाला है। दूसरा ये है कि जो सरचार्ज है कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करना पड़ता था फॉर द बिजनेस बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, उसमें भी सरकार ने रिडक्शन किया और जो अब 7% के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
how much increase the tax deduction limit made from existing 10% on employer contribution to NPS account of state government employee। देखिए इस क्वेश्चन का हम आपसे बहुत ज़्यादा रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, तो आपकी आपकी जितनी कमाई है उसका एक प्रोपोर्शन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नेशनल पेंशन स्कीम में 14% का कंट्रीब्यूशन मिलता था फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उतना ही कंट्रीब्यूट आप भी करते थे जिससे कि आपका पूरा ये पेंशन का प्रोसेस पूरा होता था। और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए पहले ये क्या था, ये 10% था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई में जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो 10% ही कंट्रीब्यूट करती थी फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% कंट्रीब्यूट करती थी। तो इस डिस्पैरिटी को इक्वलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भैया अब मैं स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 14% का कंट्रीब्यूशन दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर 14% का कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट देगी तो आपके जो एनपीएस में जो अमाउंट होगा वो बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपके लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसका बेनिफिट्स है। तो ये लिखा है हमने, एंड इंक्रीज द टैक्स डिडक्शन लिमिट फ्रॉम 10% to 14% on employer contribution to the NPS account of the state government employee by the finance minister। मीन्स अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट 14% अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी अंडर हिज एनपीएस स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी 14% कर रही थी, अब इक्वलाइज हो गया, तो एक अच्छा फिगर आउट किया है गवर्नमेंट ने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच टैक्स इज प्रपोज्ड इन बजट फॉर एनी ट्रांसफर फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर अब तक हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज नहीं किया गया है। क्रिप्टो करेंसी जो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक कॉइन है, जिसको अभी तक हमने रेगुलराइज नहीं किया है, इसको कोई लीगल टेंडर नहीं माना गया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल ये प्रपोजल किया है कि अगर आप किसी तरह की वर्चुअल डिजिटल एसेट से इनकम कमाते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब हुआ लाइक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज लाइक वाइज, इस तरह की जो वर्चुअल डिजिटल एसेट होते हैं उससे आपकी जो भी कमाई है उस पर अब हमें 30% का टैक्स चाहिए। मतलब अगर सपोज कीजिए कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से 1000 रुपीज़ की कमाई की तो उसका 30% आपको 300 रुपया गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट ने गवर्नमेंट ने लाया है इस साल। इसका फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो जी, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये तो लीगलाइज टेंडर नहीं है, लेकिन अगर आप जिसको गवर्नमेंट ने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम दिया है, ये तो लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर इससे आप इनकम कमा रहे हो तो आपको 30% का एक टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आजकल बहुत पूछे जाने वाला है मुझे जैसा लग रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन से पहले मैं इसके फैक्ट्स को बता दूं आपको। लिखा हुआ है एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट विल बी टैक्स्ड एट ए रेट ऑफ 30% एंड आल्सो proposed to provide TDS on payment made in relation to 24 transfer of virtual asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold। मतलब ये है कि आपको TDS भी देने पड़ेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ 1%, और इनकम
जो भी आपका हो रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से, उसमें 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने एक देश स्टक नाम का ई पोर्टल लॉन्च किया है। देश स्टक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश स्टक, DESHSTAC के देश स्टक जो ये डिजिटल पोर्टल है, इसको लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या प्लान है। 4 ऑप्शंस हैं। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर ड्रोन, कि ड्रोन डेवलपमेंट के लिए एक डिजिटल प्रोसेस गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, या स्किलिंग के लिए बनाना चाह रही है, फार्मिंग के लिए बनाना चाह रही है, इकोनॉमी के लिए बनाना चाह रही है। देखिए ये जो डी स्टैक ई पोर्टल है, बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि जो स्किल डेवलपमेंट की प्रोसेस है उनके लिए भी एक डिजिटल इकोसिस्टम होना चाहिए, स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपग्रेडेशन। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने जो पोर्टल लाया है जिसका नाम है देश स्टक डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द स्किलिंग, वही लिखा है हमने फैक्ट्स में, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, द देश स्टक पोर्टल विल बी लॉन्च्ड एंड दिस is particularly empower citizens to skill, reskill और upskill through the digital training program। तो देश स्टैक प्रोग्राम एक ई पोर्टल है, देश स्टक STAC के, याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है गारंटी कवर अंडर ECLGS रेज्ड बाय 50,000 करोड़ टू 5 लाख करोड़ टू सपोर्ट MSME। आपको पता है MSME का मतलब क्या होता है, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस बोलते हैं इसको। जो MSME का जो सेक्टर है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ECLGS स्कीम लॉन्च किया हुआ है। अब देखिए ECLGS स्कीम क्या है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सवाल आपसे पूछा गया है, ये जो गारंटी कवर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, पहले 50,000 करोड़ था, अब बढ़ा के उस पर 5 लाख करोड़ कर देते। ये भी एक क्वेश्चन है कि MSME के लिए जो ECLGS की गारंटी कवर गवर्नमेंट ने कितने से बढ़ा के कितना कर दिया है, तो 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ कर दिया है। सवाल पूछा गया है कि ECLGS का फुल फॉर्म क्या है। ECLGS का फुल फॉर्म है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। क्या है इसका, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। देखिए आपके ऑप्शंस कितने कंफ्यूजिंग हैं। इमरजेंसी केस लोन गारंटी स्कीम, केस नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। ई का मतलब है इमरजेंसी, सी का मतलब है क्रेडिट, एल का मतलब है लाइन, जी का मतलब है गारंटी और एस का मतलब है स्कीम। इसका मतलब ये है कि MSMEs के थ्रू जो भी स्टार्टअप्स या बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक गारंटी बॉन्ड जारी किया, जिसको हम लोग ECLGS स्कीम बोलते हैं इसको, जिसमें अब इसकी जो पहले गारंटी अमाउंट थी, गारंटी कवर थी, वो 50,000 करोड़ थी, अब बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है। जिससे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बहुत बूस्ट मिलने वाला है, MSME बिजनेस को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। गवर्नमेंट आपके लिए गारंटी कवर लेके आ रही है, तो आप खुल के बिजनेस कर सकते हैं MSME के साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। और ये जो गारंटी कवर हमारे कोविड पीरियड में बहुत हेल्पफुल था। आपके पास पैसे नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बैंक आपको लोन नहीं दे रही है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपकी लोन की गारंटी ले रहा हूँ। और पहले ये जो लोन की गारंटी कवर थी वो थी 50,000 करोड़, अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसको 5 लाख करोड़ तक कर दिया फॉर द स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी न्यू TV channel is expanded from currently 12 channel under PM E-Vidya scheme। गवर्नमेंट ने 1 क्लास 1 TV चैनल का स्कीम ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है कि हर एक क्लास के लिए एक TV चैनल होना चाहिए। तो पहले जो TV चैनल थे वो थे 12 क्लासेस थे, 12 TV चैनल थे, मतलब 1 से 12वीं तक की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस बजट में एलोकेट किया है कि जी 12 से काम नहीं चलेगा, हमें इस 12 TV चैनल को बढ़ा के कितने कर देने हैं, इसको बढ़ा के हमें कर देने हैं 200। मतलब अब 200 नए TV चैनल्स होंगे फॉर द 1 क्लास 1 TV चैनल स्कीम, जिससे कि वर्चुअल लर्निंग एटमॉस्फेयर को एक नया इकोसिस्टम मिलेगा, जिससे कि आप सप्लीमेंट्री एजुकेशन को भी एक्सपेंड कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। तो हर एक क्लासेस के लिए एक नई चैनल्स होंगी,
टोटल कितने नए चैनल्स बढ़ा के कर दिए गए हैं, वो है 200। पहले कितने थे, 12। क्लासेस कौन सी कवर हो रही है, फ्रॉम 1 to 12। और स्कीम का नाम क्या है, पीएम ई विद्या स्कीम। तो ये जानना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्पस ऑफ एवीजीसी स्कीम लॉन्च्ड बाय पीएम इन बजट। देखिए अब तक हमारे देश में ना एनिमेशन या विजुअल आर्ट्स बोलिए आप, गेमिंग और कॉमिक को लेके कोई बात नहीं होता था। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी ये बताया था कि हमारे देश में टॉयज जो खिलौने बनाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस साल एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है एवीजीसी स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म क्या, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए एवीजीसी स्कीम का मतलब है टू प्रमोट एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक। क्या इसका मतलब, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा टू प्रमोट एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, विजुअल इफेक्ट्स की बात कर रहा है, विजुअल आर्ट्स की बात नहीं कर रहा है, ना कि वीडियो गेम की बात कर रहा है। तो ऑप्शंस को थोड़ा सा जुडिशली आपको कवर करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, by what percent of total allocation of capital procurement has been embarked for domestic industry in 2022-2023। अब देखिए ये तो कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस बजट से रिलेटेड है। ये सवाल ये है कि हमारे डिफेंस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट थी, जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए जो भी प्रोक्योरमेंट करते थे, जो भी हम लोग खरीद करते थे, उसका 58% पहले हम लोग डोमेस्टिक परचेज पे खर्च करते थे। अगर आपने 100 रुपये का डिफेंस परचेज करने का प्लान किया है तो पहले 58 रुपये हम मान के चलते थे कि हमें देश में बने डिफेंस इक्विपमेंट्स पे खर्च करने हैं। मतलब 58 रुपीज़ का खर्चा हमें देश से करना है और रेस्ट जो हमारे 42 रुपये बच रहे हैं वो हमें विदेशों से लेके आना है। मतलब 42 रुपये का सामान हम विदेशों से खरीदेंगे, 58 रुपये का सामान अपने देश में बनाएंगे फॉर द डिफेंस सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने इस पर कहा है कि भैया 58% से काम नहीं चलेगा। अब हम इसको बढ़ा के कितना परसेंट कर रहे हैं, 68% कर रहे हैं। मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट of India under the theme of defense budget has to promote self-reliance in defense sector, and with the line of this a total allocation of 68% of the capital procurement has been earmarked for the domestic industry। मीन्स घरेलू उद्योग के लिए 68% का कैपिटल प्रोक्योरमेंट का प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है इन द डिफेंस सेक्टर, और रेस्ट जो आपकी 32% है दैट प्रोक्योरमेंट विल बी मेड थ्रू द ओवरसीज इंडस्ट्रीज। ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच एडिशनल एलोकेशन इज मेड टू इनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल टू मीट 280 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर बाय 2030। देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट और रिन्यूअल से रिलेटेड है। सबसे पहले तो इसमें ऑटोमेटिकली दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 2023 तक गवर्नमेंट ने कितने सोलर इंस्टॉलेशन की कितना सोलर इंस्टॉल करने का प्लान रखा है। तो आप बोलेंगे कि 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि हमें 280 गीगावाट जो है सोलर पावर प्रोड्यूस करना है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो सोलर मॉड्यूल है सोलर पावर को डेवलप करने के लिए, इसकी हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे। कि जो मॉड्यूल बनाते हैं हम लोग, ये विदेशों से हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस मॉड्यूल को हम लोग डोमेस्टिकली अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, डोमेस्टिकली इसको हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने 19,500 करोड़ रुपए का एक सरप्लस एलोकेशन किया है फॉर टू मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल टू इनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, जिससे कि हम 280 गीगावाट का जो हमारा प्लान है उसको हम लोग पूरा कर सकें।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यही लिखा है हमने यहाँ पे कि टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग for the ambitious goal of 280 gigawatt of installed solar capacity by 2030 and additional allocation of 19,500 करोड़ फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। देखिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग PLI भी बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। मतलब जितना प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव्स भी मिलेगा, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगला क्वेश्चन है आपका कि PM किसान योजना के लिए गवर्नमेंट ने कितना एलोकेशन का प्रपोजल रखा है। तो PM किसान योजना आपको पता है, जिससे कि आपको 6,000 रुपये की सम्मान निधि साल में 2-2 हज़ार करके 3 बार मिलती थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि हमें 68,000 करोड़ रुपये का एक एलोकेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है फॉर द PM किसान योजना। मैंने बोला था ना आपको अभी कि हर एक स्कीम के लिए एक बजट एलोकेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि PM किसान योजना के लिए, जैसे मैंने पूछा अभी आपसे, इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना अलॉटमेंट गवर्नमेंट ने किया है। तो वह है आपका 19,000 करोड़ रुपए। 19,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन है फॉर द PM ग्राम सड़क योजना। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि हमें जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 25,000 किलोमीटर का और एडिशन करना है इस साल, जिससे कि हम इस नेशनल हाईवे नेटवर्क को और बूस्ट कर सकें। तो रेलवेज, रोड्स, ग्राम सड़क, किसान, ये सारी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स है गवर्नमेंट की। इसमें कितने कितने बजट का लोकेशन है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कितना फिजिकल डिफिसिट 2022-23 के लिए कितना एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट ने। तो फिजिकल डिफिसिट जो है वो है 6.4%। गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया हमारा 6.4% का फिजिकल डिफिसिट रहेगा ऑफ द टोटल GDP इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि 2021-22 में कितना फिजिकल डिफिसिट था। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये जो हमारी 15वीं फाइनेंस कमीशन है, जिसका कि टेन्योर आपका 2021-22 से 25-26 तक का है, उसके चेयरमैन कौन है। सवाल समझे आप, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया है, तो हु इज द पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए कि किसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और भी अगर आपको सवाल पूछने हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि टोटल एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इज एस्टिमेटेड एट। मीन्स कितना एक्सपेंसेस करने हैं गवर्नमेंट को, कितना एक्सपेंडिचर का प्लान गवर्नमेंट ने किया है 2022-23 के लिए। तो वो क्या है आपका, वो है आपका 39.45 करोड़, मीन्स 39.4 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस करने का प्लान गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए एस्टिमेट किया है। मीन्स इतने सारा पैसा खर्चा करना है हमें। ये 39.45 लाख करोड़ जो है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को अलोकेट किए जाते हैं, और सबको जब आप जोड़ेंगे तो इतना अमाउंट मिलेगा। खर्चा कितना करना है हमें, 39.45 लाख करोड़, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिजिकल डिफिसिट कितनी थी हमारी, 6.4%, मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं कि 2023 को
किस ईयर की तरह सेलिब्रेट करने का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? ईयर 2023, मैं 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ, हम 2023 की बात कर रहे हैं कि 2023 को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। मीन्स ईयर 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज डिक्लेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसको मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। मोटे अनाज का वर्ष ज्वार बाजरा जो होते हैं इससे मोटे अनाज में कंसिडर किया जाता है। और मोटे अनाज का वर्ष इसलिए घोषित किया गया है कि जो मोटे अनाज होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, आपकी फिजिकल स्टेमिना को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम लोग 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह, मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज की तरह सेलिब्रेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क थ्रू ट्रिपल पी मोड इज प्रपोज्ड। मीन्स ट्रिपल पी मोड पे कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गवर्नमेंट ने बनाने का एक प्रपोजल रखा है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मोड। पब्लिक भी पैसा लगाएगी और गवर्नमेंट भी लगाएगी, और इसका एक पार्टिसिपेटरी कॉलेजियम बनेगा जिससे हम लोग बिजनेस को डेवलप कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे पूछे कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का गवर्नमेंट ने प्लान किया है, तो वो क्या है? 4। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग कि ये पीएम डिवाइन स्कीम क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीएम डिवाइन स्कीम, PMDEVINE। देखिए पीएम डिवाइन स्कीम का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया है? पीएम डिवाइन। तो पीएम डिवाइन का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से देखेंगे आप। कहीं कहीं आपको न्यूली स्टेट्स ऑप्शन में डाल सकता है, नॉर्दर्न स्टेट डाल सकता है, तो ये नॉर्थ स्टेट की बात कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। ये लिखा है हमने, ए न्यू स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट पीएम डिवाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और इसका गोल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो पीएम गति शक्ति योजना है इसको हम लोग और आगे लेके जा सकें। और ये पीएम गति शक्ति योजना क्या है? पीएम गति शक्ति योजना का बेसिक मोटो गवर्नमेंट का है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैसे जल्दी से जल्दी बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं होगी देश की इकोनॉमी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए गवर्नमेंट ने उसका एक नाम दिया है पीएम गति शक्ति योजना। इसके टोटल 9 पिलर्स हैं। आप हमें ये भी बताइए कि वो 9 पिलर्स कौन कौन से हैं। रेलवेज है, रोड है, हाईवेज है, और भी पिलर्स हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पीएम गति शक्ति योजना में जो टोटल 9 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ये पूरे 25 क्वेश्चन का एक वीडियो था जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कुछ नई चीज़ें चाहिए हो ना जानकारी के लिए तो वो भी हमें आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।